पीछे हम लोग पढ़े थे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव अर्थात डीएनए द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है। आगे कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि डीएनए अणुओं के द्विगुणन के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स अर्थात महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो डीएनए अणुओं के द्विगुणन की प्रक्रिया जो है पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में और सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में दोनों में जो है मूलतः समान होती है, लेकिन पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की संरचना सरल होती है। इसलिए जो है कुछ पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया भी सरल होती है, अर्थात इनका अध्ययन करना सरल होता है क्योंकि इन कोशिका की संरचना जो है वो सरल होती है। तो सबसे पहले जो है पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में अर्थात बैक्टीरिया में, जीवाणु में जो है इनका अध्ययन किया गया और सबसे पहले जो है जॉन केन्स वैज्ञानिक हैं, जॉन केन्स नामक वैज्ञानिक ने जो है ऑटो रेडियोग्राफी की तकनीक द्वारा जो है सन 1963 में ई कोलाई या उच्चारण ई कोली भी कुछ पढ़ते हैं नहीं, तो ई कोलाई जीवाणु में जो है डीएनए अणुओं का कैसे द्विगुणन होता है इसका जो है वर्णन जॉन केन्स नामक वैज्ञानिक ने जो है किया। फिर जो है जॉन केन्स के बाद जो है अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने कुछ इनके ई कोलाई जीवाणु के अतिरिक्त कुछ दूसरे जीवाणुओं में भी तथा सुकेंद्रकीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल में भी डीएनए अणुओं के द्विगुणन प्रक्रिया का जो है वर्णन किया और ये सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में डीएनए अणुओं का द्विगुणन की प्रक्रिया जो है ये पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं के डीएनए अणुओं की प्रक्रिया की तुलना में जो है जटिल होती है। इनमें कई प्रकार के हिस्टोन्स, गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स की भूमिकाएं जो हैं होती हैं और ये कई चरणों में बांटे गए हैं, अर्थात ये क्रिया जटिल होती है। इसमें कई प्रकार की हिस्टोन्स प्रोटीन्स, गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स की भी भूमिका होती है। इनको मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहला चरण है डीक्वाइलिंग एंड रिक्वाइलिंग, डीक्वाइलिंग एंड रिक्वाइलिंग ऑफ supercoils of DNA molecules डीएनए अणुओं का डीक्वाइलिंग अर्थात डीएनए अणुओं के प्राकुंडलों का अकुंडलन, डीक्वाइलिंग मीन्स अकुंडलन, और रिक्वाइलिंग अर्थात पुनर्कुंडलन। अकुंडलन मीन्स खोलना, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े हैं कि केंद्रक में प्रविष्ट करने के लिए जो है ये डीएनए अणुओं का बार बार कुंडलन होता है, जिससे सीमित स्थान में ये जो है सीमित स्थान में अर्थात केंद्रक के अंदर डीएनए अणु जो है प्रविष्ट कर सके। तो इसमें जो प्रोटीन्स भाग लेते हैं, कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, तो उसमें एंजाइम्स में पहला आता है टोपोआइसोमेरेजेज एंजाइम।
टोपो आइसोमरेजेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेजेज एंजाइम। डीएनए अणु जो है बहुत लंबे होते हैं और सीमित स्थान में अर्थात केंद्रक के अंदर प्रविष्ट करने के लिए जो है ये बहुत अत्यधिक संघनित होते हैं अर्थात सिकुड़ते हैं, छोटे होते हैं। तो इनके प्राकुंडलन और अकुंडलन इन दोनों का नियमन जो है विशेष प्रकार का एंजाइम्स करता है जिसे हम टोपो आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। इनका प्राकुंडलन और अकुंडलन इन दोनों का नियमन जो है विशेष प्रकार का एंजाइम करता है जिसे हम टोपो आइसोमरेजेज एंजाइम कहते हैं। और सीमित स्थान में डीएनए अणु का जो है एक साथ पूरी लंबाई में फैलना, द्विगुणन के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता क्या है कि धीरे धीरे जो है ये छोटे छोटे स्थानीय खंडों में जो है इसके प्राकुंडलन को खोलता है। नहीं, अर्थात एक रस्सी, पीछे मैंने बताया कि एक रस्सी है उसको हम लपेटते लपेटते गोल गेंद नुमा बना देते हैं। नहीं, तो उस गेंद नुमा आकृति को धीरे धीरे खोलना, थोड़े सा खोलना और उसके हाइड्रोजन बांड को तोड़कर दोनों श्रृंखला को अलग करना, ये सारी क्रिया जो है ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है कि ये स्थानीय खंडों में इसके प्राकुंडलन को जो है समाप्त करता है और इसके द्विकुंडलिनी संरचना को खोलता है, इनका जो है द्विगुणन करता है और द्विगुणन के बाद पुनः पराकुंडलन जो है करने का कार्य जो है ये टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है करता है। इस प्रकार से देखा जाए कि ये द्विगुणन वास्तव में डीएनए अणु का नहीं होता, ये द्विगुणन वास्तव में जो है क्रोमैटिन तंतुओं का होता है। क्रोमैटिन तंतु जो है एक तंतु से दूसरे तंतु का जो है निर्माण होता है और वैज्ञानिकों ने जो है दो प्रकार के टोपो आइसोमेरेज एंजाइम का पता लगाया है। एक है टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट, एक को कहा टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और दूसरे को कहा टोपो आइसोमेरेज सेकेंड। एक का नाम दे दिया टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और दूसरे का नाम दे दिया टोपो आइसोमेरेज सेकेंड। जो टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट है ये प्राकुंडलन को खोलने का काम करता है। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट है ये डीएनए जो सूत्र है क्रोमैटिन तंतुओं का जो प्राकुंडलन हुआ है, जो कुंडलित होकर संघनित होकर एक सीमित स्थान में प्रविष्ट करने के लिए संरचना बना है छोटा, उसको खोलने का कार्य अर्थात अकुंडलन का कार्य टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट करता है। जैसे यदि यह डीएनए मॉलिक्यूल्स है जिसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी कुंडलित संरचना है और ये फोल्डिंग हो जाए बार बार तो गेंद समान संरचना बन जाती है। तो इसको खोलने का कार्य, बीच से हाइड्रोजन बांड को तोड़ने का कार्य, जिससे श्रृंखला जो है ऐसे अलग हो जाए, नहीं, ये कार्य जो है कौन, ये टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट एंजाइम करता है। और एक साथ दोनों श्रृंखला पर कटान उत्पन्न हो, एक साथ जो है इसको कट कर दे, काट दे, इसका कार्य जो है ये टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम करता है, अर्थात डीएनए को काटने का कार्य करता है। तो इसे हम टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम कहते हैं और यह कार्य जो है इसका दूसरा नाम टोपो आइसोमेरेज का डीएनए गायरेज भी रखा गया है। ठीक है, अभी एक और आता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम को हम डीएनए की कैंची कहते हैं।
हम जहाँ से चाहते हैं, जितने न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम से चाहते हैं, उससे वहाँ से जो इसे पृथक कर लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन वही कार्य जो है हम डीएनए गायरेज एंजाइम अर्थात टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम भी करता है, लेकिन इसको डीएनए की कैंची नहीं कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वह द्विकुंडलिनी का अकुंडलन और द्रवण है कि द्विगुणन मूल, अकुंडलन होता कहाँ से है, तो द्विगुणन मूल कि यहाँ पर जो है कुछ विशिष्ट खंड होते हैं जहाँ पर बार बार न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को दोहराता है, अर्थात एडेनिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन बार बार आता है, तो ऐसे स्थान को द्विगुणन मूल कहते हैं। और कुछ मूल बंधनी प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स नहीं इससे जुड़ जाते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज इस मूल बंधनी स्थान से जो है जुड़ जाते हैं, अर्थात द्विगुणन मूल से जुड़ जाते हैं मूल बंधनी प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाते हैं और ये श्रृंखला अलग होती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि डीएनए अणुओं का द्रवण कहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं, तो अर्थात इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। और फिर है नई पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का जो है क्या निर्माण संश्लेषण। तो अभी हमने बताया ना कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि इनके अनुपूरक जो है उसमें उपस्थित जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अणु होते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक एक को लाकर जो है जोड़ता जाता है। इनके ठीक पीछे हमने बताया था सेमी कंजर्वेटिव में कि एक जो है वो और पुराना ही होता है एक श्रृंखला, तो एक श्रृंखला ऐसी जो है ये पुरानी श्रृंखला है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसी के अनुरूप यदि यहाँ एडेनिन थाइमिन गोवानिन साइटोसिन गोवानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन गोवानिन ऐसे है, तो इनके अनुरूप जो है एक ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लाकर जोड़ते जाते हैं। ये एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन एडेनिन साइटोसिन गोवानिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन साइटोसिन, इसके अनुरूप जो है न्यूक्लियोटाइड्स आकर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ते जाते हैं, जिससे एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण हो जाता है, अर्थात डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिनको 3 चरणों में विभाजित हमने किया।